Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अस्तित्व मेरा अगर 3 तलाक कहने से खत्म हो जाएगा, जरा सोच लो मानवता का अंत वही हो जाएगा। एक हाथ से ताली का बजना जैसे नामुमकिन होता है, एक हाथ से ताली का बजना जैसे नामुमकिन होता है, उसी तरह मेरे बिन जीवन इस जग का रुक जाएगा। व्यापार नहीं हूँ मैं, तेरा अंश बढ़ाने आई हूँ, अपना घर छोड़ के मैं तेरा वंश बढ़ाने आई हूँ। नहीं हुई उम्मीदें पूरी, कारण दहेज बच्चा था, इससे बेहतर तू मेरा शादी ना करना अच्छा था, शादी ना करना अच्छा था। बंद किए दरवाजे मुंह पे, सड़क पे थी मैं जख्म रूप से, इससे बेहतर तो मेरा अपने घर रहना अच्छा था, अपने घर रहना अच्छा था, अपने घर रहना अच्छा भैया था। जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बातचीत कर रहे हैं नोएडा से। जी हाँ, नोएडा स्टूडियो से हम बातचीत करते हुए तमाम वो लोग आज हमारे साथ शो में मौजूद, जिन्होंने कहीं ना कहीं वो दुख, वो अंधेरा, उस अंधेरे को सहन किया, वो आज हमारे साथ तलाक के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद। जी हाँ, सवाल एक बार फिर मैं रख देता हूं। सवाल ये था कि क्या तलाक पर जेल की सजा के प्रावधान पर पुनर्विचार की विपक्ष की मांग सरकार को स्वीकार करनी चाहिए थी, यह सवाल था। लेकिन इस तमाम हो हल्ले के बीच राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश हो गया, लेकिन हो हल्ला होता रहा, तमाम सारे बातें थी। लेकिन इन बीच में बातचीत के सिलसिले में जो बात सबसे प्रमुख थी कि कुछ लोगों ने कहा कि राय मशवरा किया होता तो शायद तकलीफ नहीं थी, बातचीत नहीं थी। जी जी, कांग्रेस में मैं बात कर रहा हूं, वही आ रहा हूं, यासिर आ रहा हूं। जी मोहतरमा, तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि असल में हो हल्ले के बीच में वो आवाज़ तो तभी गई जो दुख और दर्द की थी। जी, लड़की को बहुत परेशान किया, तलाक दे दी नोटिस भेज के। कैसे तलाक दिया था? लिख के दे दिया, नोटिस पे भिजवा दे, घर से मार के निकाल दिया बच्ची को। एक लड़की, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। जी, 4 साल की लड़की है, उसकी ऑपरेशन से हुई, कह रहे उसके लड़का नहीं होगा, तलाक दे दिया उसको। लड़का नहीं हो रहा था इसलिए तलाक दे दिया। बताइए जरा, मैं जानना चाहूंगा, मौलाना के पास आऊंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये कौन सी इंसाफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस ग्राउंड पर इस तलाक दिए जा रहे थे वो हैरत अंगेज है। जी जनाब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लड़की को मारते पीटते हैं, ससुर भी मारता है, सब मारते हैं। उसका जेठ मारता कहता है इस लड़का नहीं होता तो तू एक बार मेरे पास सो जा, मैं लड़का हो जाएगा। ऐसे जी, मैं जरा खड़े हुई जनाब, क्या जो आप बोल रहे थे? यही कहता है लड़का, इसका वो जो है इसका जेठ कहता है यहाँ में एक रात मेरे पास सोया, लड़का हो जाएगा, ये हो जाएगा, उल्टी सीधी बातें करता है, गंदी गंदी बातें करता है। इतने गंदे अल्फाज हैं जो इन्होंने बोले, शायद वो मैं टेलीविजन पे बोल नहीं पाऊंगा। जी हाँ, मैं आपके सामने उनको बयान नहीं कर सकता जो इनकी लड़की के साथ हुआ। ऊपर वाला करे, खुदा करे, किसी के साथ वो ना हो। जी हाँ, ये तमाम सारे वो रिएक्शन हैं, ये तमाम वो सारे लोग हैं जो मौजूद हैं आज यहाँ पे। जी बेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? अर्शी। अर्शिया जी जी, बताइए। सर, बहन के बारे में हमें तलाक हो चुकी है, बहन को भी डिवोर्स हो गया, उनके बारे में भी, उनके लिए चाहती हूँ उनको कोई इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आपको लगता है कि सजा वाला प्रावधान ठीक था? जी। आपको लगता है ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए था जी। और इससे जल्दी और होनी चाहिए थी? जी हाँ, और क्या, जो परेशान कर दो ऐसे लोग को तो सजा मिलनी चाहिए। जो परेशान कर रहा था उसको सजा मिलनी चाहिए थी, और जो सजा वाली बात है वो बिल्कुल सही है, शायद देर हुई है और जल्दी होनी चाहिए थी। जी, आपका नाम? साइमा। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी, 15 दिन में शादी करी थी मेरे माँ बाप ने, और यूँ कहते हैं कि तू अब मेरे किसी काम के नहीं है, मैं दूसरी शादी करूँगा, तुझे तलाक दे दूंगा। और 15 दिन के अंदर तलाक दे दिया, कहा कि तू 15 दिन में शादी करी है। 15 दिन में शादी करी और कहा कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। क्योंकि मेरी लड़की हुई है बड़े ऑपरेशन से, यूँ कहते हैं अब तू मेरे किसी काम की नहीं है, लड़का पैदा नहीं कर सकती। लड़का तुम नहीं पैदा कर सकती इसलिए तुम्हें हम तलाक देते। जी, और बहुत मारते पीटते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब आप कहाँ रहती हैं?
अपने पापा के पास। अपने पापा के पास रहती हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं, इस कानून के मद्देनजर कहना चाहती हैं, आपकी आवाज, आपकी बात जो रखी जा सके, क्योंकि बहुत बात हो गई, बहुत तरह से बात हो गई। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, उन्हें अच्छी से अच्छी कड़ी सजा मिले। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बात यासिर मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तमाम मोहतरमा बैठी हैं, यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, इनकी आवाज मौलवियों की आवाज से मेल क्यों नहीं खाती, मैच क्यों नहीं खाती है, ये मैं जानना चाहता हूं। जबकि ये धर्म की ही बात कहते हैं, तो कहां मैच नहीं होता? रिजवान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, हम लोगों की जो लड़ाई हमने शुरुआत करी अपनी बहनों के साथ, वो इसीलिए तो शुरू करी क्योंकि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मतलब जो तथाकथित मौलवी हजरात थे, मैं आपकी बात पर्टिकुलर, अगर आप इनको फेवर करेंगे मैं आपके साथ हूं, आप फेवर नहीं करेंगे तो आप भी उसमें इंक्लूड हैं। मौलाना देखिए, मैं आपने दर्द सुना अभी कि बेटा नहीं हुआ, क्या गुनाह है इस्लाम में, बताइए कि कहाँ हर्ष अभी उस बहन उसके साथ जो हुआ, ऐसे शख्स को सजा से पहले ही सुन लीजिए आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके ऐसे व्यक्ति को, जो और हमारे पास कानून है या और भी कुछ हो, ऐसे व्यक्ति को घरेलू पंचायत या जो भी, उसको सजा देनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने ठेकेदारी ली, बहुत मानवीय स्तर पे सोचिए मौलाना साहब, क्या आपने उनको कभी ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि अगर उस बच्ची ने, उस बेटी ने बेटा पैदा नहीं किया तो उसको तलाक दे दिया? जवाब दे, देखिए ऐसा क्या है ये? आपकी बात ध्यान देना, मेरे सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, एक जिम्मेदार चैनल पे, और यहाँ औरतों की दुख तकलीफ लेके बैठे हैं, ना कि हम किसी को गाली बकने के लिए। सुन लीजिए, हमारा कहना है ऐसे कानून मौजूद हैं, इसके अलावा भी अगर कोई इस तरीके से उत्पीड़न करता है औलाद के नाम पे, उसके खिलाफ सजा, और ऐसे शख्स को मैं इस बहन से कहता हूँ, ऐसे शख्स को जिस तरह कलम ने कार्रवाई करवाई थी, ऐसे लोगों को जो इस तरीके से यानी बेटे के मुतालबात करते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल ये है कि मैं वो जनाब बैठे हैं, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी बेटी बेटा नहीं जन सकती, इसलिए उनके शौहर ने उनसे कहा कि तुम मतलब मैं अल्फाज ही नहीं उससे इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे शख्स से मैं कहता हूं, ऐसे शख्स से ना कोई औरत निकाह करे, और ऐसे शख्स को समाज निकाला होना चाहिए, ऐसे शख्स को समाज निकाला होना। लेकिन मुझको एक बात बताइए, जो जवाब का आप देंगे। मैं कुछ कहना चाहूँगी। मौलाना साहब ने ये कही ऐसे शख्स से निकाह ना करे, मैं मानती हूँ निकाह उसके माथे पे लिख रहा है, मैं उससे निकाह करूंगी। एक बात बताओ, उसके माथे पे लिख रहा है कि मैं उससे निकाह करूंगी, ये तो नहीं। माँ बाप अच्छा सोच के निकाह कर देते हैं, मैं मानती हूँ माँ बाप ने निकाह कर दिया तो माँ बाप की कौन सी गलती है? तो वो क्या यही दर में रहेगा क्या कि वो गलती करते रहे? ऐसे शख्स ने जो तलाक दे या औलाद के नाम पर करे, उस पर जो भी शहरी पंचायतें हैं या कानून है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और दूसरी चीज़, अरे भाई सुन तो लो यार, सुन तो लिया करो ना। दूसरा, जहाँ तक बेटे का मसला है, इसको खाली इस्लाम या मुसलमानों से जोड़ के मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज की एक मानसिक बुराई है जो लगातार बढ़ रही है। हमको आगे अरे आप सुना करो ना, एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारे सामने हरियाणा की मिसालें भी मौजूद हैं, और तीसरी तरफ आपको मालूम होना चाहिए, इन सब के बावजूद मुस्लिम समाज और इन बहनों को इस बात पे भी आपने शरह देना चाहिए कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की संख्या, यानी उनकी पैदाइश में अगर सबसे ज्यादा कोई सर्व आगे आता है वो यही मुस्लिम औरतें होती हैं। तब आप खामोश बैठ जाते हो। अगर कोई लड़के का मुतालबा कर रहा है उसको सजा दो, लेकिन हर जगह मौलवी इस्लाम शरीयत ला, तो ये क्या करें? बताइए, मौलाना साहब कह रहे हैं बार बार शरीयत की बात करते हैं, कुरान में शरीयत में शराब पीना हराम है। आपने कितने मुसलमानों को हराम घोषित किया जो शराब पीते हैं? आज तक ये बता दीजिए। हराम अरे कहने, देखिए सुनिए, आप सुन लीजिए, अधिकार दे दीजिए। अधिकार जब नहीं है तो फिर क्यों आप कर रहे हैं? शरिया अदालत के पास शरिया लागू कर। अरे एक मिनट, बीवी को अर्धांगिनी कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति लगातार कई साल तक कई चुनाव में झूठ बोलता रहा कि मेरी कोई अर्धांगिनी नहीं है। जब हम सवाल करते तब उसमें आते आप इस देश के अंदर महिलाओं को छोड़ दिया और आज जो है राजनीति करने के लिए आए। आप जो है लगातार मुसलमानों के साथ, मुसलमान लोग इसलिए महिलाओं से पीड़ित हैं कि आज उनको हक देने की बात कर रही है। आज जब हक देने की बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस की भी स्थिति यही है। कांग्रेस, मुझे बताइए, इनका एक भी आदमी आज मुझे
बताइए कांग्रेस ने कोई लिखित सुझाव दिया? कोई सुझाव नहीं दिया कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक सुझाव नहीं दिया। लोकल बात मैं देखिए यहाँ बहुत बड़ी चर्चा, सुनिए आप मेरी बात तो सुन लीजिए जनाब। यहाँ एक चर्चा थोड़ी होगी। अरे अकाल तख्त को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। सिखों से इतना डरते हो, सिखों से इतना डरते हो। सिखों ने कहा कि तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। हम अकाल तख्त ने कहा अकाल तख्त की बात माननी पड़ेगी। कूल डाउन। मैं आ रहा हूँ। जस्ट कूल डाउन। तशरीफ रखिए। मैं रिजवान भाई, मैं रिजवान साहब आपको बुलाना चाहता हूँ। सवाल ये है रिजवान साहब, सवाल ये है कि सुझाव की बात थी, राय मशवरे के बारे में आपने बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट है 3 साल का वो गैर वाजिब है, ये ज्यादा है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन महिलाएं इससे अलग है। जी प्रतीक भाई, जब डाउरी एक्ट में देखिए ये लोग सिर्फ चीज को उलझा रहे हैं और बाल की खाल निकाल रहे हैं। जब डाउरी एक्ट में एक आदमी 5 साल की जेल जाता है तो औरत को और उसके बच्चों को कौन पालता है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। 498 में जब 3 साल के लिए आदमी जेल जाता है तो औरत को उसके बच्चों को कौन पालता है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। सोलिन रहमान ने क्या कहा कि भारत में ये जितना एक गलत ऐसा इस्तेमाल कानून आ रहा है कि 498 का हर हुआ, मौलाना तो वकील हो किसने गया कहा? है। हिंदुस्तान के 16,000 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि 498 से मर्दों के जो हकों का हनन हुआ है उससे क्या करेंगे आप? अरे हक दीजिए, औरतों को हक देने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन आप कुरान शरीयत बार बार बंद कर दीजिए ना। 498 बंद कर दीजिए ना। आपका मुद्दा नहीं है। अरे 498 बंद कर दीजिए। देश के अंदर महिलाओं अरे दहलवी भाई 498 बंद कर दीजिए ना। डाउरी बंद कर दीजिए। कर दीजिए। अरे आदमी को जेल में ना भेजिए, सब बंद कर दीजिए। नवीन जी, रिजवान साहब क्या कह रहे थे? जी दहलवी भाई, जो आप कह रहे हो कि औरत को हक दो, अरे सारा हक क्या सरकार देगी? हमको दे दो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो हक दे दो औरत को। मैं रिजवान साहब 70 साल में हक तो दे दो उसको। बिल्कुल सारा हक क्या नरेंद्र मोदी देगा क्या? बिल्कुल रिजवान साहब, आपको मालूम है मैं एक जिम्मेदार एंकर के साथ और चैनल पे एक बात आपसे कह रहा हूं। अभी प्रतीक से ही बात कह रहा था। संसद में मुझको गर्व है कि डिबेट के अंदर मेरी नानी के निकाहनामा का जिक्र किया गया, जिसमें 11 शर्तें, और इस शर्त में यह है कि कोई भी शौहर 3 तलाक या लिख के या आदत करके किसी सूरत में औरत को नहीं देगा, उसका महाना खर्चा देगा। हमने सरकार से सुन लीजिए हमने सरकार से इतना कहा कि आप, ये मौलवियों की गलती थी, मौलवियों से मतलब उन तथाकथित लोगों की जिन्होंने पर्सनल्लाह को यहाँ तक पहुँचाया। हमारा कहना है सरकार एक निकाह मॉडल निकाहनामा ले आती जिसमें ये शर्तें हो जाती। हम इतना तो कह रहे हैं, उसको मानने को आप तैयार नहीं हो रहे हो। कब से कहा है? लिख के दिया है रविशंकर प्रसाद को, लिख के दिया है हमने। 60 साल से सरकार आई, 60 साल से आपको याद नहीं है। और आज जब कांग्रेस राज्यसभा में, सुन लीजिए, आपने सुना नहीं है ना, आप घर से निकल गए थे, आपने राज्यसभा की कार्रवाई देखी नहीं। राज्यसभा में जिस तरह की चाल चल रही है कांग्रेस टीएमसी के साथ, सुन लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के साथ ये बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस और टीएमसी के साथ आप उनकी मौका खुद है, की नेत्री, अब सरकार के पास मौका है। जल्दबाजी क्यों है? सरकार क्यों? ये इतनी जल्दबाजी क्यों? वो महिला आरक्षण बिल कहाँ है? सुनिए, महिला आरक्षण बिल कहाँ है? महिला आरक्षण बिल कहाँ है? क्या यार, ये क्या मतलब औरतों की बात, और उसमें इस तरह से झगड़ा। मुझे बताइए, मैं आपसे, आप यकीन मानिए कैमरा जो है इनमें सब में सबसे ईमानदार चीज है। कैमरा जरा लगाइए और इनकी आंखों में डाल के देखिए, जो कुछ हो रहा था क्या वो सही था जो इस समय थोड़ी देर पहले हो रहा था? है जी? गलत है? नहीं था ना? नहीं था। होना क्या चाहिए था? खड़े होइए जनाब आप, मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ साहब, होना क्या चाहिए था यहाँ पे इस समय? सजा होनी चाहिए उनको, जो सजा होनी चाहिए थी, जो गुनहगार थे उनको उनके माँ बाप से पूछे, उनके दिल से पूछे, और यही तो बात कही थी। अब बस इसी में उठा लिया समंदर पूरा। बस इतनी ही बात तो थी कि जो गुनहगार हैं उनको सजा मिल जाए, और इसी बात पर पूरा का पूरा समंदर उठा लिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन यकीन मानिए मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आज बेहद दिल दुख हुआ। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी
भैया जी कहीं सुन लो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर नोएडा स्टूडियो से स्वागत है। तमाम सारी बातचीत के बीच में सवाल को एक बार फिर रख देता हूं, जो सवाल मैंने शुरुआत में प्रोग्राम के रखा था उसको, और वो सवाल जो रखा था उसके बाद जो जवाब आए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सवाल ये था कि क्या तलाक पर जेल की सजा के प्रावधान पर पुनर्विचार की विपक्ष की मांग सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। जवाब है हाँ में 26%, नहीं में 74%। लेकिन रिजवान साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ये तो ट्विटर का सवाल जवाब था। उसमें विपक्ष ने एक बात कही, उसने कहा कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के मामले में जल्दी क्यों है, सिब्बल साहब ने कहा। दूसरी बात कहा कि तलाक के बाद महिलाओं को देखेगा कौन, जो 3 साल की सजा हो जाएगी। उसमें एक बात यह भी थी कि बिल पर कानून की बात माइनॉरिटी जजमेंट था, सिब्बल साहब ने कहा। रिजवान साहब जी बिल्कुल मैं आप ही के चाहता हूं, सब इसमें पहले आप बोल दें जी, बताएं। सवाल यह था कि सिब्बल साहब ने कहा, सिब्बल साहब ने यह कहा कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के मामले में जल्दी क्यों है, बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, यह बात भी आई। और साथ में यह है कि तलाक के बाद महिलाओं को देखेगा कौन अगर 3 साल की सजा हो जाएगी। ये इस बात पे रजामंदी नहीं थी, यही बात थे जो विपक्ष जो है उठा रहा था सवाल। सुमित, प्रतीक भाई, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में पहले फेज में ये चीज बोल चुका हूं कि पत्नी द्वारा पति को जेल भिजवाने की कानून हिंदुस्तान में पहले से हैं। तो अगर आप ये मानते हो कि पति को जेल जाना ही नहीं चाहिए कि बच्चों को और बीवी को देखेगा कौन, तो कपिल सिब्बल एक बिल ले आए जिसमें वो 498 भी खत्म कर दें, डाउरी एक्ट भी खत्म कर दें। 3/4 अगर एक आदमी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, उसके बाद वो जेल चला गया, बीवी मर गई, तो बच्चों को कौन पालेगा? तो उस आदमी को 3/4 डाउरी के कत्ल से भी फ्री कर दें, मर्द को फ्री कर दें, वो औरत के साथ जो चाहे करे, उसे जेल ना भेजो, क्योंकि फिर उसके बच्चों को कौन पालेगा? सिब्बल साहब को हो क्या गया है, इनको हो क्या गया है सिब्बल साहब को? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू और सिख महिलाओं के मामले में तो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आप मुस्लिम महिलाओं के मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। जी जी, देखो अभी नवीन जी साहब बोलना चाह रहे हैं। नवीन जी कह रहे थे, मैं इनको तो जल्दबाजी 1955 में हो गई थी। देखिए गुस्सा हिंदू औरत के लिए डिवोर्स का कानून 1955 में बन गया था। महिलाओं के मुद्दे पे रिजवान हो, मैं हूँ, यासर, हम सब एक हैं। गुस्सा तब आता है जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, है ना, बिल्कुल इतने आहिस्ता आहिस्ता किसी से तो हमको डर और शंका पैदा हो। इनका कहना है साहब हिंदुस्तान जहाँ शरीयत है वहाँ चले जाओ, तो ये तो छोटी छोटी बात है। अरे सुनो सुनो सुना करो पहले, आपका ठेकेदारी नहीं है, बिल्कुल ठेकेदार नहीं है। आपने कहा जहाँ शरीयत है वहाँ चले जाओ, हिंदुस्तान ठेकेदारी है क्या? तुम्हारे किसी को हिंदुस्तान से बाहर भेज दो। चुप रहो, तमीज इंसान, हिंदुस्तान से बाहर अगर आप शरीयत की बात करते हैं वहाँ जाए शरीयत है। इस देश के अंदर कानून वो चलेगा जो सरकार ने बनाया। यस, इस देश में कानून वही चलेगा जो संविधान है, संविधान के अनुसार से चलना पड़ेगा। इनके साथ बाहर भेज दो, वो तुम क्या बिल्कुल ठेकेदार रखे, संविधान के ठेकेदार हम सब हिंदुस्तान से बाहर भेज दो। तो आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के नहीं, देश के अंदर कानून चलेगा संविधान के अनुसार। अगर शरीयत में मारे इन सबको हिंदुस्तान से बाहर भेजोगे, तुम क्या चाहते हो? संविधान के अनुसार चलेगा कानून, बस। अरे अच्छा एक जवाब दोगे, हिम्मत है? अगर संविधान के तहत चलेगा ये जो कानून पास हो रहा है, तुम शर्म से मर जाओ। अरे सुनो पहले, जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू नहीं होगा, मालूम है? शर्म से मर जाओ, डूब के मर जाओ, इस पानी से डूब। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, नाम पर राजनीति करते हैं सदा, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझको हिंदुस्तान से बाहर भेज रहा हूँ। बहुत आराम। बेसिक बात यह है जी कि बीजेपी जिन मुद्दों से भाग रही है, ये सारी कवायद उसके लिए है। नवीन जी बड़ा चीख चीख के बोल रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से अपने ज़िले के लिए एक महिला कॉलेज मांग रहा हूँ, इनके तमाम नेताओं के पास जा चुका, मुख्तार अब्बास नकवी से 3 बार। अरे सुन लीजिए ना, अब देखिए ये बदतमीजी है। अब सुन लीजिए ना, ये बात करते हैं महिलाओं की और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं की, जबकि कैसे भेज देंगे? नहीं, कोई नहीं जाएगा। अरे कैसे चला जाएगा?
तुम लोग सुनिए। देश का संविधान चलेगा। ये मुल्क प्रदीप जी, एक मैं मुल्क सबका है। हाथ जोड़ के इन सारी महिलाओं के सामने एक बात पूछता हूँ, बिल्कुल सहनशीलता तो जवाब दें। औरतों का इंसाफ सबको मिलना चाहिए ना, तो जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए, लेकिन इनकी दोहरी नीति यह है, ये कानून बन जाए लेकिन ये रियासत जम्मू कश्मीर में इस कानून को लागू नहीं कर सकते। कहाँ जाएगी औरतों की अस्मिता इनके लिए? यही कह रहे थे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकते, वहां भी हो गया, हुआ मैंने हुआ इस देश के अंदर कह दिया। अरे आप मैं एक मिनट मैं बेटा तुम्हें खड़ा करना चाहता हूँ, खड़े हो मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? गुलफशा। मैं सब कुछ तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, जो तमाम बहस हो रही है, तो आसपास बातचीत हो रही है, इसको जब देखते हो सुनते हो तो क्या मन पे क्या बीतती है, ये मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है जी, ये बिल्कुल गलत है। अगर लड़कियों की तरफ से आप बोलोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर ये गलत है अगर ये जो भी बोल रहे हैं आप। इससे ज्यादा क्या बोला जाए, लड़कियों की तरफ से बोला जाए। देखिए फ़हीम साहब समझने की कोशिश करेंगे। वो बच्ची समझ नहीं पा रही है जो सियासत है, जो सियासत कौन कर रहा है? फ़हीम साहब, सियासत कौन कर रहा है? सुनिए, ये कर रहे हैं। मैं सुनिए, अब मैं आप मेरी एक बात रुकिए। मैं पूछना चाहता हूँ उन मुद्दों का क्या हुआ जो महिला आरक्षण की बात की गई थी, जिसमें कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, वो मुद्दा आपने पीछे क्यों छोड़ा? कॉलेज की बात करी कि आपने कॉलेज की में पास हो चुका है और लिखित आश्वासन सोनिया गांधी ने लिख के दिया है कि आप महिला आरक्षण बिल जब टेबल कीजिए तो आप टेबल क्यों नहीं कर रहे? आपकी डिमांड कहाँ थी उस वक्त? आपने नहीं मांगा था कॉलेज। आप तो अल्पसंख्यक, मैं जब से मांग रहा हूं, उसके मैं सबसे मांग रहा हूं। तो आप सरकारें बदल रही हैं, लोगों के हालात नहीं बदल रहे। 4 साल हो गए। भाजपा दोषी केवल भाजपा 3 साल से आई, 60 साल से आपको कुछ मांगा नहीं, 60 साल से आपने किसी न्याय के बारे में बात नहीं करी। दोषी केवल भाजपा, शर्म आनी चाहिए आपको। 60 साल से उसकी बैठिए जी जनाब। एक नौजवान, यासिर मैं आ रहा हूँ। नौजवान 20 साल से महिलाओं के बीच में काम कर रहा हूँ और मैंने महिलाओं को इतना दुखी और इतना दर्द देखा है, पर आज पहली बार मैं महिलाओं को इतना खुश देख रहा हूँ कि मोदी जी ने इनके लिए इतना अच्छा फैसला किया है। और इसी वजह से मैं 20 साल से जो काम कर रहा हूँ, आज मेरे साथ में हज़ारों मुस्लिम महिलाएं हैं। मैं कभी भी किसी भी कार्यक्रम में बताता हूँ जी मोदी जी के कार्यक्रम में जाना है, बस इतना बोलता हूँ। तो ये मुस्लिम बहनें जो है ना, मेरे साथ में बसों के साथ में 20-20 बसें भर के 1-1 हज़ार महिलाएं इकट्ठी होकर के आ जाती हैं, जिसमें कि आज भी हम 200 महिलाएं हमारे साथ गई थी दिल्ली प्रदेश। और मैंने बहनों को इतना पीड़ित और इतना दुखी देखा है इन 20 साल के अंदर। मैंने बहनों को फांसी लगाते हुए देखा है, मैंने छत से कूदते हुए देखा है, और इन बहनों की सुनवाई ना तो पुलिस करती, ना थाना, ना कोर्ट, इनकी कहीं सुनवाई तक नहीं होती। अगर हम जैसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो इनके साथ में थाना पुलिस, जैसे कि मैं हमेशा जानता हूँ, ये सभी जानती है इस बात को। मैं मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बोल रहा हूँ। मेरी शादी 2012 में हुई थी और मेरी वालदा की तबीयत ख़राब रहती थी, तो वो जो है कहने लगी आप अलग हो जाइए, मेरा मिजाज नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने बोला कैसे हो जाएं अलग, तो वो अपने घर जाके बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि अब ये नहीं आ रही हैं तो मुझे अब दूसरी शादी करनी चाहिए। मैंने फ़ैसला ले लिया था दूसरी शादी करने का। उसके बाद जब मोदी जी ने फैसला निकाला तो मेरे को डर लग गया कि मैं जेल जाऊँगा या शादी करूँगा, तो मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसमें मुझे बहुत जो है बुरा लगा जी। डर की बात थी। मैं आ रहा हूँ। नहीं ये पहली बार आपने, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वर्जन 1 क्यों आता है, वो दूसरा वर्जन क्यों नहीं आता? जैसे इन भाई ने कहा, मैं वर्जन आया तो बात करना चाहता हूँ कि आपने, ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार सिर्फ एक बात करती है, दूसरे शख्स की बात नहीं। बैलेंस की बात देखो, ऐसा है एक तो आपके शो में एक बात पूरी जिम्मेदारी से, बिल का विरोध नहीं है, वो आर पार की तैयारी कर चुके हैं। मैं बिल्कुल पता। और दूसरा आखिरी चीज जो इस भाई का बात है, सवाल यही है कि आप लोगों से मशवरा लीजिए और लोकतंत्र की खूबी ये है। पार्लियामेंट इसीलिए है जहाँ पे राय मशवरा ही होता है। आर पार में तैयारी हो चुकी है, वो वहां पे मौजूद हैं। और एक बहस और बहन, तुम्हारी आवाज खाली नहीं जाएगी, बातचीत पूरी होगी। अभी 1 घंटा और वो बोलेंगे, पूरी बात आ जाएगी। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल मुलाकात मुंबई में होगी। भैया जी कहें।